हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो क्लास है गणित की क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं बीजगणित। ठीक है, इस बीजगणित में भी हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर को हम सीखेंगे। तो चलिए पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अपना ये जो टारगेट रहेगा 0 to हीरो वाला कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, मतलब शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक, एकदम जीरो से, और आपको टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीजगणित डायरेक्ट करना थोड़ा कठिन लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंकगणित से शुरू करते हैं। जैसे मान चलो अपने पास एक वर्ग है, अपने पास क्या है, एक वर्ग है। अगर इसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, या फिर 2 इकाई मान लो, 2 यूनिट मान लो, तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना हो तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी, अरे यार जो तो सही से बन जा, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। अपने पास भुजा क्या है, ये 1 2 3 4, चारों तरफ भुजा है, मतलब कि ये हो गया 4 गुणे 2, मतलब कि 8। अपने पास इसका परिमाप कितना हो गया, 8। सेम ऐसे मान चलो अपने पास दूसरी एक वर्ग है, जो क्या है, जिसकी 3 इकाई की भुजा है, जिसकी जो भुजा है 3 इकाई की है। तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना हो तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणे 3, मतलब कि 12 इकाई इसका परिमाप हो जाएगा। सेम ऐसे मान चलो कि एक दूसरी भुजा है, जिसकी दूसरा वर्ग है, जिसकी भुजा की लंबाई 10 इकाई है। ठीक है, तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालना हो तो 4 गुणे 10, मतलब कि 40। सेम ऐसे ही अपने पास एक वर्ग और है, इस वर्ग में एक भुजा की लंबाई x है। ठीक है, तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना हो, इसका परिमाप निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर ये जो अपने पास ये जो वर्ग है, इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं का वर्ग क्षेत्रफल होता है, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका क्षेत्रफल 4 हो गया। सेम ऐसे इस वर्ग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, इस वर्ग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो 3 है, तो 3 का वर्ग, 3 तरीके 9, ये अपना क्षेत्रफल हो गया। सेम ऐसे ही अगर इस ये जो अपने पास वर्ग है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 10, 10 का स्क्वायर, मतलब कि 100। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग ऐसे, जैसे आपका वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल 2 गुणे 2 ऐसे हो गया, इसका क्षेत्रफल 3 गुणे 3 हो गया, इसका क्षेत्रफल 10 गुणे 10 हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखा, 10 गुणे 10 को 10 पे घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x गुणे x, या फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक पद लिखा 4x और एक पद लिखा एक्स स्क्वायर। तो ये जो भी पद हैं, जैसे हो गया 4x हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर ऐसे ही मान चलिए कि 5x हो गया, 5x क्यूब मान चलिए, या फिर 7x पे 6 मान लीजिए, या फिर 2x मान लीजिए, या फिर 7y स्क्वायर मान लीजिए। तो ये जितने भी पद हैं आपको, ठीक है, जिसमें चाहे 4x, या फिर एक्स स्क्वायर, या फिर 5x पे 3, या फिर 7x पे 6, या फिर 2x, या फिर 7y स्क्वायर, ये सभी के सभी क्या हैं, एक तरह के बीजीय व्यंजक हैं। क्या हैं, एक तरह के बीजीय व्यंजक हैं। ये जितने भी पद हैं एक तरह के क्या हैं, एक तरह के बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, अब इन बीजीय व्यंजक में ये जो ऊपर ये जो घात के रूप में आप दिख रहा है 2 3 6, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये पूर्ण संख्या है,
क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर ये पूर्ण संख्या है, ठीक है, अगर ये पूर्ण संख्या है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जैसे मान के चलो कि अपने पास क्या है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, या फिर लिख दिया वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 8, या फिर हमने लिख दिया 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, या हमने लिख दिया 3x स्क्वायर। इस तरह के जो भी ये चीज़ें हैं, इन सब में देखिए जो घात जो है, ऊपर जो घात लगी हुई, अच्छा एक शब्द हम यूज कर रहे हैं घात। घात क्या है? इसके ऊपर जो भी पावर, मतलब कि ऊपर ये जो टर्म लगे हैं ना, इसको घात बोलते हैं। पिछले क्लास में आपने सीखा होगा घात के बारे में, अगर नहीं सीखा हो तो कमेंट डाल दीजिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये एक तरह का क्या है? बहुपद है। सेम ऐसे ही वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 8, इसमें जो देखिए ये भी एक तरह का बहुपद है। सेम में से ही 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये भी एक तरह का बहुपद है। और 3x स्क्वायर, ये भी एक तरह का बहुपद है। तो ये जितनी भी चीज़ें, जो भी ये विजय व्यंजक आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एक तरह के बहुपद हैं। ठीक है, अब क्या है, जो भी बीजीय व्यंजक है इसको बहुपद जब कहा जाता है, इसको बहुपद करने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि इसके जो भी घात हैं, जितने भी घात हैं, सभी के सभी क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर आपकी जो भी घात है पूर्ण संख्या है तो ये आपका बहुपद होगा। आई बात समझ में? जैसे कोई भी बीजीय व्यंजक जब उसकी घात पूर्ण संख्या है तो उसे बहुपद कहेंगे। जैसे मान चलिए हमने लिख लिया 7t स्क्वायर प्लस 9t पे 5 प्लस 8t प्लस 12, ये क्या है? ये एक तरह का बीजीय व्यंजक है। ये एक तरह का क्या है? बीजीय व्यंजक है। इसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं कब? जब ये सभी घातें क्या हैं? पूर्णांक हो। देखिए टी की घात भी पूर्णांक है, टी की घात क्या है? पूर्णांक है। तो ये एक तरह का बहुपद है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान चलो हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x पे 3 प्लस 5x पे 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी घात क्या है? पूर्णांक है। इसकी घात क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला टर्म है 5x पावर 1/2, ये जो क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। तो ये जो अपने पास टर्म जो मिला, यह एक बीजीय व्यंजक तो है लेकिन एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घातांक है ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए ये आपका क्या है? मतलब इसकी जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? ये उससे बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने अभी तक क्या सीखा? कोई भी बीजीय व्यंजक उसे बहुपद करने के लिए अपने पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि उसके जो घातांक हैं, उसके घातांक क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं बहुपद के घातांक। बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? कोई भी बहुपद ले लीजिए, उसका जो सबसे अधिकतम घात जो होता है ना, सबसे अधिकतम घातांक, सबसे अधिकतम घातांक, सबसे अधिकतम लिखना थोड़ा सुपर पोजिशन हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे अधिकतम घातांक क्यों लिखते हैं। ठीक है, अधिकतम घातांक जो है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे अपने पास एक बहुपद ये ले लीजिए, ये बहुपद है क्योंकि सभी घातांक क्या हैं? पूर्णांक है। तो इसमें सबसे अधिक घातांक क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे अधिक घात क्या है? 5 है। तो अधिकतम घातांक कितनी है? 5। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5। सेम ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 2x पे 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। इस बहुपद में
सबसे अधिकतम घात क्या है, 7 है। तो ये क्या हो गई, इस बहुपद की घात हो गई। ठीक है, कुछ भी कोई भी ऐसा टर्म जैसे y पे पावर 100 प्लस 9y पे पावर 95 प्लस 8y, इसमें क्या है, y की सबसे अधिकतम घातांक क्या है, 100। तो ये क्या हो गया, बहुपद की घात क्या हो गई, 100 हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, कभी हम x लिख रहे हैं, कभी y लिख रहे हैं, कभी t लिख रहे हैं। तो इस टर्म को ज़रा समझते हैं। ये जो बहुपद है इसको बोलते हैं x का, x के पद का बहुपद। ठीक है, मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ x का बहुपद। ठीक है, ऐसे ही ये जो है y के टर्म में है तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ y का बहुपद। ठीक है, सेम ऐसे ही ये t के रूप में है तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ t, मतलब कि t का बहुपद। ठीक है, जैसे कोई भी टर्म लो, जैसे मान चलो कि हम अगला टर्म लेते हैं कि 8u प्लस 9u स्क्वायर प्लस 10u के 7। ये भी एक तरह का बहुपद है जिसमें जो आपके अचर राशि है वो u है, तो u अचर का ये बहुपद है। ठीक है, इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ u, पी यू। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी आपका चर राशि होगा, चर राशि के ऊपर डिसाइड करेंगे कि ये जो बहुपद है किस चर राशि का बहुपद है। मतलब कि ये u चर राशि का बहुपद है, ये आपका x चर राशि का बहुपद है, ये आपका y चर राशि का बहुपद है, ये आपका t चर राशि का बहुपद है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि कोई भी बीजीय व्यंजक है उसे बहुपद कहने के लिए अपने पास एक कंडीशन होती है कि उसकी जो घातांक है उसकी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब आते हैं, हम सीखते हैं बहुपद के पद। बहुपद के पद, अब बहुपद के पद के बारे में सीखते हैं। अब जैसे देखो, ये जो अपने पास बहुपद था 8u प्लस 9u स्क्वायर प्लस 10u, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। इसे कहेंगे 3 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद। जैसे मान चलिए यहाँ पे 1 2 3, ये भी कितना हो गया, 3 पद वाला बहुपद हो गया। जैसे मान चलो हमने लिखा 7x, इसमें कितने पद हैं, 1 पद हैं, तो इसे कहेंगे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, सेम ऐसे मान चलो कि हमने ले लिया 2x प्लस 7, ये क्या हो गया, ये आपका द्विपदीय बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, द्विपदीय बहुपद हो गया। सेम ऐसे हमने लिख लिया 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, मतलब ये जो एक पद आपका 7x स्क्वायर हो गया, दूसरा पद आपका प्लस 9x हो गया, तीसरा पद आपका 8 हो गया, तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद या फिर 3 पद वाला बहुपद। तो उम्मीद करता हूँ पद समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी आपको बीजीय व्यंजक अगर दिया गया हो तो आप उसमें पद निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुपद के पद तो हो गया। ऐसे ही आते हैं पद, पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, TERMS, टर्म्स। ठीक है, एक अगला क्या होते हैं कि इसमें शब्दावली आती है कोफिशिएंट, COEFFICIENT, जिसे बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, अब इसको ज़रा सीखते हैं। जैसे मान लो कि अपने हमने लिख दिया कि 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब इसमें क्या है, ये इसमें जो अचर राशि है, अचर राशि क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 7, एक्स का गुणांक क्या है, 7। सेम ऐसे ही मान चलो अपने पास क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स, तो यह बोलेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, प्लस का 9, प्लस का 9 भी लिख सकते हो या फिर केवल 9 भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ये देखो, ये जो अचर पद होते हैं, अचर पद को हम बोलते हैं पावर 0, एक्स पावर 0 का
गुणांक, x से पावर 0 का गुणांक, या फिर इसी को बोल सकते हैं अचर पद। अचर पद कितना हो गया? 8। आई बात समझ में? तो ये जो है गुणांक, आपको दो चीज़ें समझ में आई होंगी। पद, पद मतलब कि ये जितने भी एक साथ आ रही, ये पद हो गया, और ये आपका उसका गुणांक हो गया। ठीक है, ये गुणांक हो गया 9, ये आपका गुणांक हो गया 8, ये भी क्या हो गया? गुणांक है। मतलब कि कोई भी टर्म ले, जैसे मान चुकी 3x पे पावर 7 प्लस 5x प्लस 9, इसमें x पे पावर 7 का गुणांक कितना है? 3, x का गुणांक कितना है? 5, और x पावर 0 का गुणांक कितना है? 9। इस तरह के कोई भी आप कोई भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद आप ले सकते हैं और जिसका गुणांक आप निकाल सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि उसमें कितने पद हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, तो चलो, अभी तक हमने क्या 3 तरह के नाम सीखे। ठीक है, एक आपका एक पद वाला बहुपद, फिर द्विपद वाला बहुपद, फिर 3 पद वाला बहुपद, ऐसे ही n पद वाले बहुपद भी होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग घातांक के ऊपर, देखते हैं। जैसे मान लो अगर एक घात वाला समीकरण, एक घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद, ठीक है, एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद, जैसे मान चलिए कि 4x, x की घात कितनी है? 1 हो गई। जैसे 7y, ऐसे 9t, इसमें जो भी है, या फिर 8x प्लस 7, ठीक है, 9y प्लस 8, 6y प्लस 5, ठीक है। ये तो इसमें देखो, जो भी आपकी चर राशि है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसे क्या कहेंगे? एक चर वाला बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक चर वाला बहुपद और एक घात का बहुपद। चर राशि भी 1 है और घात भी 1 है, तो एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद, इसी को क्या कहते हैं? एक घात, रैखिक बहुपद इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे मान चलो अब आते हैं दो घात का बहुपद। दो घात का बहुपद, ठीक है, दो घात के बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे मान चलो 4x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसमें से 3x² प्लस 8, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। सेम ऐसे ही 7y² प्लस 6y प्लस 9, सेम ऐसे ही 7y² प्लस 4। तो ये जितने भी हमने बहुपद लिखे, इन सब की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे क्या कहेंगे? दो घात वाला बहुपद या फिर द्विघात बहुपद। ठीक है, सेम ऐसे ही मान चलो कि अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता, कोई ऐसा बहुपद होता जिसकी घात 3 होती, जैसे मान चलो कि 7x/3 प्लस 5y² सॉरी 7x/3 प्लस 5x/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितने, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, या फिर मतलब कि मतलब 3 घात वाले बहुपद, 3 घात वाले, 3 घात वाले बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी चीज़, कोई भी बहुपद अगर आपको दिया गया हो, तो आप ये पहचान सकते हैं कि उसकी घात 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है कि 4 है। ऐसे मतलब जितने भी उसकी अधिकतम घात होगी उसको उस घात का बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पद वाले भी था, एक पद वाला बहुपद, द्विपद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद, इस तरह के भी थे, तो जो हमने इससे पहले सीखे थे। तो उम्मीद करता हूँ एक घात वाले बहुपद और एक पद वाले बहुपद, दोनों में अंतर समझ में आया होगा।
सेम ऐसे ही 2 घात वाले बहुपद और 2 पद वाले बहुपद दोनों मंत्र समझ में आ गए। जैसे मान चलिए हमने लिखा 7x + 5, इसमें क्या है, ये जो हमारे पास बहुपद है इसे हम क्या करेंगे, ये जो है इसमें पद कितने हैं, 2 पद हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, इसे हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद अगर हम पद के बारे में कहें तो। लेकिन अगर हम घात के बारे में कहें तो इसमें क्या है, घात अधिकतम क्या है, 1, तो इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। सेम ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, 3x² + 5x + 7, तो इसमें पद कितने हैं, 1 2 3, तो इसको क्या करेंगे, त्रिपदीय बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद अगर हम पद के बारे में कहें तो। लेकिन अगर हम घात के बारे में कहें तो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसको क्या कहेंगे, घात के पद में कहें तो द्विघातीय बहुपद। ये जो चीज़ है ये आपकी पद के बारे में बता रही है और ये जो चीज़ है ये आपकी घात के बारे में बता रही है। सेम ऐसे मान चलो कि अगर हमने लिख दिया 3x² + 7, इसमें पद कितने हैं, 2, तो ये आपका द्विपदीय बहुपद हो गया, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, लेकिन इसमें घात भी कितनी है, 2, तो इसको क्या करेंगे, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पद के हिसाब से अगर पूछेगा तो आपका द्विपदीय, घात के हिसाब से पूछेगा तो आपका द्विघातीय। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसको पद के हिसाब से भी नामकरण कर सकते हैं और घात के हिसाब से भी नामकरण कर सकते हैं। घात करके देखेंगे तो उसमें घातीय शब्द आएगा, पद करके देखेंगे तो उसमें पदीय शब्द आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं, हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, हम एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने सीख लिया पद के बारे में, फिर हमने सीख लिया गुणांक के बारे में, फिर हमने सीख लिया घातांक के बारे में। ठीक है, पद के बारे में सीख लिया, गुणांक के बारे में सीख लिया, घातांक के बारे में सीख लिया। सेम ऐसे ही हमने क्या सीख लिया, एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय, इस तरह के जो भी बहुपद हैं, एक पदीय, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, ऐसे अगर घात के बारे में बताएं तो एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, सेम ऐसे त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरह से हमने घात वाले भी चीज़ सीख ली। तो हमने क्या, पद सीख लिया, गुणांक सीख लिया और घातांक सीख लिया। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, इस तरह के जो बहुपद होंगे वो सीख लिए। रैखिक बहुपद जो होंगे ये चीज़ें हमने एक तरह से देख ली। ठीक है, तो अब देखो, तो जैसे क्या है कि जैसे मान चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7x² + 8x + 9। अगर इसका नाम अगर हम पद के लिए टर्म में बोलें तो इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। और यदि इसी बहुपद का नाम अगर हम बहुपद का नाम अगर इसी बहुपद का नाम अगर हम घात के रूप में लें तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मान चलो अगर आपसे कहे रैखिक समीकरण, क्या कहें, रैखिक, तो रैखिक का मतलब क्या बोलते हैं, एक घात वाला जो पद, एक घात वाला जो भी आपका बहुपद रहेगा उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास 2 घात वाला है तो ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। इसमें पद कितने हैं, 3 है, तो ये त्रिपदीय हो गया। ठीक है, सेम ऐसे अगर आपको x² का गुणांक पूछे तो x² का गुणांक 7 है, x का गुणांक पूछे तो 8 है, x⁻0 का गुणांक पूछे तो 9 है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी सवाल आपके पास आते हैं तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, अच्छा एक चीज़ और सीखे थे
किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? उसके जो घातांक हैं वो क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घातांक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी आपको क्या रहेगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अपने कक्षा 9 की किताब जो है, कक्षा 9 की जो किताब है उसके हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन नोट कर रखा है, उसको ज़रा एक बार चल के करके देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अपने पास क्या है? पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2.1 का, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में, चर की संख्या कितनी होनी चाहिए? चर की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो ये जो सवाल है इसमें आपको क्या चीज़ ढूंढनी है? चरों की संख्या कितनी ढूंढनी है? एक, और साथ में क्या दिया है? बहुपद। बहुपद के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? बहुपद के लिए क्या होनी चाहिए? घात जो है ना वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपका क्या है? एक चर वाला बहुपद है। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए चर की संख्या, यहाँ क्या है? चर की संख्या क्या है? एक्स है, एक्स है, तो चर की संख्या क्या है? एक्स, मतलब इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद है। घात भी चेक कर लो, घात भी आपके क्या है? सारे के सारे पूर्ण संख्या हैं। सेम ऐसे इस सवाल में y² + 2 में केवल एक ही चर है, क्या है? y, इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये पॉलिनोमियल, ये जो बीजीय व्यंजक है टी के टर्म में है। और क्या ध्यान देने वाली बात है? इसकी जो घातांक है, इसकी जो घात है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों? यहाँ पे √2 है। √t का मतलब होता है टी पे घात 1/2। ये आपका क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या है? बहुपद नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, 2/y दिया है, मतलब कि अगर इसको हम लिखें तो 2y पे घात -1, y पे घात -1, -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घातांक तो ठीक है, लेकिन चर की संख्या देखो, यहाँ पे एक चर x है, दूसरा चर y है, तीसरा चर t है, तो ये क्या हो गया? 3 चर वाला बहुपद है। ये क्या है? 3 चर वाले बहुपद है। 3 चर वाले बहुपद, तो इसमें केवल एक चर वाला बहुपद पूछा है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या है? निम्नलिखित में कौन कौन से एक चर वाले बहुपद हैं? तो एक चर वाले बहुपद आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है और पांचवा भी नहीं है। ये जो प्रश्न है हमने NCERT की बुक से लिया है। NCERT की बुक का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी प्रश्नावली ऐसे ही सॉल्व कर दी जाए डिटेल में समझा के, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अगली क्लास लेकर हम हाजिर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।